हेलो। सभी टीचिंग एग्जाम्स में चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड पेडागोजी का एक मेजर पार्ट कवर करती हैं थ्योरीज, जो कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरिस्ट द्वारा दी गई। आज हम एक ऐसे ही थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सोशो कल्चरल कैटेगरी के अंदर आती है। सोशल यानी सामाजिक और कल्चरल यानी सांस्कृतिक, कैसे हमारा सामाजिक और हमारा सांस्कृतिक वातावरण हमारी लर्निंग को और हमारे डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, ये हम इसमें देखने वाले हैं। आज की थ्योरी लेव वाइगॉट्स्की द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी को लेव वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। पहले हम देख लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। कॉग्निटिव वर्ड सबसे पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी में कॉइन हुआ था, जिसमें बेंजामिन ब्लूम ने लर्निंग आउटकम को मेजरली 3 डोमेन में डिवाइड किया था: कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन में हम मेंटल प्रोसेसेस के बारे में देखते हैं, अफेक्टिव डोमेन में हमारे इमोशंस और वैल्यूज की बात होती है, और साइकोमोटर में हमारी फिजिकल और मोटर स्किल्स के बारे में बात होती है। यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है थ्रू आउट लाइफ हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और हमारे मेंटल प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं और कैसे इफेक्ट होते हैं। लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी हमें ये बताती है कि हमारे सोशल इंटरेक्शन हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। बच्चे का कल्चर, उसके आसपास के थॉट्स, एटीट्यूड, बिलीफ उसके संज्ञानात्मक विकास पर बहुत गहरा असर करते हैं और उसकी लर्निंग एबिलिटी भी उसी हिसाब से इफेक्ट होती है। मेजर की टर्म्स ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी को सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा गया है। लेव वाइगॉट्स्की ने अपनी थ्योरी में कुछ टर्म्स बताए थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहला टर्म था मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम बता ही रहा है, ऐसा कोई भी इंसान जिसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है उस पर्टिकुलर टास्क या उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई भी इंसान जो आपका टास्क कंप्लीट करने में हेल्प कर सकता है अपनी गाइडेंस से। मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके पीयर्स, आपका कोई भी दोस्त जिसको उस कॉन्सेप्ट के बारे में या उस टास्क के बारे में आपसे ज्यादा नॉलेज है। ये सिर्फ एकेडमिक चीजों के लिए सीमित नहीं है। अगर आप कोई, मान लीजिए, वीडियो गेम भी खेल रहे हैं, तो कोई भी वॉइस प्रॉम्प्ट या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्यूटर या कोई भी चीज जो आपको गाइड कर रही है आगे बढ़ने के लिए, उसको भी हम मोर नॉलेजेबल अदर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। जब भी किसी बच्चे को कोई टास्क करने के लिए गाइड किया जा रहा है किसी भी MKO द्वारा, तो उसके कॉग्निटिव लेवल में उस गाइडेंस के बाद जो चेंज आया है, उसकी जो सीखने की क्षमता है, उसको हम ZPD के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली जब भी वो कोई भी बच्चा अपने आप कोई काम कर रहा है तो उसका जो कॉग्निटिव लेवल है, और जब किसी MKO ने, मोर नॉलेजेबल अदर ने, उसको उस टास्क करने के लिए हेल्प किया है, उसको अपनी गाइडेंस दी है, तो उस गाइडेंस के बाद उसके जो कॉग्निटिव लेवल में चेंज आया है, इन दोनों लेवल के बीच के डिफरेंस को हम ZPD के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए MKO को ये समझने की जरूरत है कि बच्चा किस स्टेज पे है, किस लर्निंग स्टेज पे है। अगर वो बच्चा कोई भी टास्क को अपने आप कर पा रहा है विदाउट एनी असिस्टेंस, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, तो MKO को उस वक्त उस टास्क की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देना चाहिए ताकि उस बच्चे की लर्निंग एबिलिटी और इम्प्रूव हो सके। सेकेंड स्टेज, अगर वो बच्चा उस काम को बिना गाइडेंस के, बिना हेल्प के नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, जो कि हमारा ZPD जोन कहलाता है, तो उस MKO को उस बच्चे को गाइडेंस देने की जरूरत है, उस बच्चे को हेल्प करने की जरूरत है, असिस्टेंस देने की जरूरत है, ताकि वो बच्चा उस टास्क को आराम से कंप्लीट कर सके। थर्ड स्टेज इज कि अगर वो बच्चा गाइडेंस देने के बाद, हेल्प देने के बाद भी उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हो, तो MKO को उस टास्क की डिफिकल्टी लेवल को कम करने की जरूरत है। उस बच्चे के पोटेंशियल, उस बच्चे के कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से उस टास्क को चेंज करने की जरूरत है या उसका डिफिकल्टी लेवल कम करने की जरूरत है। नेक्स्ट टर्म है स्कैफोल्डिंग। इसको गाइडेड लर्निंग भी कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स, MKO के गाइडेंस के मेथड को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग के लिए MKO कोई भी टेक्निक यूज कर सकता है, उसको विजुअल एड दिखा सकता है, उसको अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल दे सकता है, उसको पॉजिटिव फीडबैक देना कि वो कैसा काम कर रहा है। ये सारे के सारे मेथड, गाइडेंस के मेथड, हेल्प के मेथड जो MKO यूज करता है, वो स्कैफोल्डिंग के अंदर आते हैं। बेसिकली स्कैफोल्डिंग का एम ये है कि बच्चे को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहां पे वो इतना कंफर्टेबल हो कि वो अपने डाउट्स आपसे पूछ सके, जब तक कि वो अपने आप उस काम को बिना किसी हेल्प के, बिना किसी गाइडेंस के पूरा ना कर पाए।
3 stages of language in development process. लेव वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसी के हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट प्रोसेस में लैंग्वेज की 3 स्टेजेस बताई थी। सबसे पहली स्टेज कहलाती है सोशल स्पीच। जब बच्चा 2 साल से ऊपर हो जाता है तो बच्चा और लोगों से बातें करना चालू कर देता है, तो इस स्पीच को उन्होंने सोशल स्पीच का नाम दिया था। सेकंड स्टेज है प्राइवेट स्पीच। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है 3 साल से, जनरली 3 साल से ऊपर, तो बच्चा अपने आप से बातें करने लगता है, लेकिन वो बातें मन में नहीं होती हैं, सबके सामने होती हैं, तो उसको उन्होंने नाम दिया था प्राइवेट स्पीच का। थर्ड स्टेज है साइलेंट इनर स्पीच। ये जो प्राइवेट स्पीच होती है ये बस इंटरनलाइज हो जाती है। बच्चा बात तो करता है अपने आप से, लेकिन अब वो सबके सामने अपने आप से बात नहीं करता, मन ही मन में वो अपने आप से बात करता है। उस स्टेज को वाइगोट्स्की ने साइलेंट इनर स्पीच का नाम दिया था। Educational implications. लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी के अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का मतलब लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी को हम क्लासरूम में कैसे लगा सकते हैं या फिर वो हमें कैसे हेल्प करती है। बेसिकली क्लासरूम में बच्चे की लर्निंग को टीचर स्ट्रक्चर करता है, और जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है, जैसे जैसे अपने ZPD के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करता जाता है, वैसे वैसे टीचर का रोल कम होता जाता है। इस हिसाब से 2 टर्म्स आते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड रेसिप्रोकल टीचिंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जब आप किसी एक कम एबिलिटी वाले बच्चे को किसी ज्यादा एबिलिटी वाले बच्चे के साथ पेयर कर दें ताकि वो आपस में सीख सकें, तो उसको हम कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं। जैसे कि आप स्मॉल ग्रुप्स में बच्चों को टास्क दे दें और एक हाई एबिलिटी, हाई IQ वाले बच्चे को थोड़े मिडिल IQ या लो IQ वाले बच्चे के साथ पेयर कर दें, तो वो दोनों आपस में सीख सकते हैं। ऐसे ही एक होती है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का क्या मतलब है? जब एक बच्चा और एक टीचर साथ में सीखने की कोशिश करते हैं, बच्चा आराम से क्वेश्चन कर सकता है, टीचर उसको फीडबैक दे सकता है, तो उसको रेसिप्रोकल टीचिंग समझा जा सकता है। बट इस थ्योरी को क्लासरूम में अप्लाई करने में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे आपके पास इतना टाइम और इतने रिसोर्सेज ना हो पाना कि आप हर बच्चे को इंडिविजुअली अटेंशन दे सकें, या फिर टीचर बच्चे का ZPD लेवल मिसजज कर ले, वो समझ ना पाए कि वो बच्चा किस लेवल पे है, या फिर क्लास में बहुत सारे बच्चे होना जिनका एबिलिटी लेवल, सीखने की क्षमता आपस में बहुत ज्यादा अलग हो, तो वहां पे भी इस मेथड को, इस थ्योरी को वहां पे भी अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए। लेव वाइगोट्स्की ने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सिर्फ सोशल इंटरेक्शन का रोल के बारे में बात की थी, उसके बायोलॉजिकल या जेनेटिक इम्पैक्ट के बारे में कोई बात नहीं की थी। दूसरा, लेव वाइगोट्स्की की जो थ्योरी थी वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती थी, उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल टेस्ट नहीं थे। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट होता है, फिर भी वो बहुत धीरे सीख पाते हैं। इसके बारे में लेव वाइगोट्स्की के थ्योरी में कुछ भी नहीं था। चलिए इस थ्योरी को अब समराइज करते हैं। He claimed that cultural influence and learning are inherently woven together. Relationship between student and the teacher is central to learning. Student benefit greatly in programs that are student-led. Evaluations are centered to each student based on their ZPD, and language is the primary tool. For more such content, please share and subscribe The Noble Whispers.